यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। ट्रंप का टैरिफ बम फटने में 12 घंटे से भी कम बचे। उधर पीएम मोदी ने कौन सा धमाकेदार तोड़ निकाल लिया है, बम फोड़ दिया है, वो आपको दिखाऊंगा। दुनिया को धमकाते ट्रंप बार बार लगाते रह गए मोदी को फोन, लेकिन पीएम मोदी ने गजब इग्नोर मार दिया। क्या पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की चीन में ऐसी तैयारी शुरू कि सुनकर ट्रंप तक का बीपी लो हो जाएगा। आज आपको वो भी दिखाऊंगा। आम आदमी पार्टी के किस बड़े नेता पर पड़ गया छाप के घर ईडी का छापा पड़ गया। क्या केजरीवाल को फिर जेल भेजने की तैयारी है? वोट चोरी पर राहुल गांधी अब ऐसा क्या बोल गए कि पूरे नैरेटिव की धज्जियां ही उड़ गई। निक्की ससुराल में जलाई गई या खुद आग लगाई। सीसीटीवी, पड़ोसी और वो वीडियो जिसने पूरी कहानी पलट दी है, क्या आज उसके बारे में बताऊंगा। दहेज या निक्की की मौत के पीछे कुछ और ही वजह, पुलिस की जांच में क्या खुलासा हो रहा है। और इसके अलावा इस मॉनसून सीजन की सबसे भयंकर तबाही की वो शॉकिंग तस्वीरें जो आपने अब तक नहीं देखी होंगी। बारिश की तबाही का तांडव, माता वैष्णो देवी के दरबार से क्या खबर आ गई। फिर बादल फटा, नदी नालों का रौद्र रूप, सब बहा कर ले जाती भयंकर बारिश की फुल रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैनल। माता वैष्णो देवी यात्रा के मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 14 लोग घायल हैं। फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत बचाव काम में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना की जानकारी ली। इंडी गठबंधन में बिहार के सीएम चेहरे को लेकर घमासान हो गया। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है और इसमें कांग्रेस का कोई विरोध नहीं दिखाई देता। हालांकि जब राहुल गांधी से बिहार के सीएम चेहरे के बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ को लेकर जो प्रचलित बातें हैं उसमें अक्सर फैक्ट्स कम रहते हैं और धारणाएं ज्यादा रहती हैं। मोहन भागवत ने कहा कि यह जरूरी है कि संघ के बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी दी जाए। दिल्ली में संघ की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर मोहन भागवत ने यह बातें कही। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आरएसएस का गीत पढ़ने पर अपनी सफाई दी। डीके शिवकुमार ने कहा कि वो जन्म से कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगे। हाल ही में डीके शिवकुमार ने विधानसभा में संघ का गीत पढ़ा था। इस पर सफाई देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि उनका मकसद संघ की तारीफ करना नहीं बल्कि विपक्ष पर निशाना साधना था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद जनसुनवाई को लेकर कई बदलाव किए गए। अब से जनसुनवाई शिविरों में नामित अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है। अगर अधिकारी गैर मौजूद होते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था, जिसके बाद जनसुनवाई को लेकर यह बदलाव हुए। लखनऊ में आज से रोजगार महाकुंभ 2025 का आरंभ हो गया है। सीएम योगी ने रोजगार महाकुंभ का उद्घाटन किया। यह महाकुंभ 3 दिन तक चलेगा और इसका लक्ष्य है 50,000 युवाओं को रोजगार देना। आज पहले दिन सीएम योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। सीएम योगी ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी यूपी में है। हमारा लक्ष्य है कि हर युवा के पास रोजगार होना ही चाहिए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ट्रंप का टैरिफ बम फटने में 12 घंटे से भी कम बचे। उधर पीएम मोदी ने कौन सा धमाकेदार तोड़ निकाल लिया। दुनिया को धमकाते ट्रंप बार बार लगाते रह गए मोदी को फोन, लेकिन पीएम मोदी ने इग्नोर मार दिया। क्या पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की चीन में ऐसी तैयारी शुरू हो गई कि सुनकर ट्रंप तक का बीपी लो हो जाएगा। आज सबसे पहले इसकी बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ बम लेकर बैठे के बैठे रह गए कि कल से भारत पर यह टैरिफ बम फोड़ दूंगा। कल 27 अगस्त है ना, कहे नहीं थे कि 27 से हम एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे 25%। कल से भारत पर वो एक्स्ट्रा टैरिफ लागू हो जाएगा और इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले किया था कि टोटल 50% टैरिफ भारत पर लगाएंगे। लेकिन अब ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि भाई किससे ही पंगा ले लिया। वो नेता जिसे झुकाया नहीं जा सकता, वो नेता जिसके नेतृत्व में भारत को दबाया नहीं जा सकता। ट्रंप का पाला पड़ा है नरेंद्र मोदी से।
मोदी भी इधर तैयार बैठे हैं कि दिखाते रहो टैरिफ बम, इस टैरिफ बम को ही डिफ्यूज कर दूंगा। और वही हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ लागू होने से 24 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया है जो ट्रंप के लिए भी शॉकिंग होगा। ट्रंप के टैरिफ का ऐसा तोड़ निकाला है कि टैरिफ से भारत को झुकाने की ट्रंप की चालें धरी की धरी रह जाएंगी। भारत को झुकाने के लिए ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया। जब भारत नहीं झुका तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया। 20 दिन का टाइम दिया कि भारत प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब 20 दिन बाद अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। करीब 12 घंटे के बाद अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू हो जाएगा। अब अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। पूरी दुनिया में ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर लगाया है। इतना टैरिफ तो चीन पर भी नहीं लगा रखा। भारत पर प्रेशर डालने के लिए ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया। टैरिफ, धमकी, मुनीर को लंच, चीन पर नरमी, सब आजमा कर देख लिया भाई ने, लेकिन पीएम मोदी नहीं झुके। ना टैरिफ के प्रेशर में आए, ना रूस से दोस्ती तोड़ी। उल्टे भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया कि भारत किससे तेल खरीदेगा यह अमेरिका तय नहीं करेगा। जैसे भारत ने उस वक्त बाइडेन के समय बताया था कि भारत अगर S-400 खरीद रहा है रूस से तो खरीद रहा है, तुम नहीं रोक सकते हमको। अमेरिका को झुकना पड़ा था। भारत को अपने बाजार किस हद तक अमेरिका के लिए खोलने हैं यह ट्रंप तय नहीं करेंगे। आप सोचिए, जिस वक्त ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में ट्रंप को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उल्टे खबर तो यह आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे। और यह हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। उसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल से, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे थे कि ट्रंप का एक फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन आप यह भी देखिए कि इधर भारत पर ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ लगने वाला है, उधर पीएम मोदी ट्रंप की टैरिफ का तोड़ निकालने में लगे हैं। लॉन्ग टर्म समाधान पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में लगे हैं, आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं, भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए वैकल्पिक बाजार तलाशने में लगे हैं। रूस और चीन तो पहले ही भारत को ऑफर दे चुके हैं कि अपना प्रोडक्ट हमारे यहां भेज दो भाई, क्या दिक्कत है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी कुछ ही दिनों में चीन भी जाने वाले हैं। चीन भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए गजब तैयारी में जुटा हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी के चीन जाने से पहले ट्रंप ने नई धमकी दे डाली। यह नई धमकी क्या है? क्या अब भारत का साथ दे रहे चीन को भी ट्रंप ठोकने पर आ गए हैं? कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप को आईना दिखाया है? भारत क्या कर रहा है? और कौन सी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं इस टैरिफ के लगने के पहले, सब आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले एक झलक देखिए। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. यानी डोनाल्ड ट्रंप अलबलाए हुए हैं। सुने नहीं, कह रहे हैं कि मैं ऐसा कार्ड चल दूंगा कि चीन जो है वो बर्बाद हो जाए। ये उनकी अलबलाहट का नतीजा है। 20 दिन तक उन्होंने इंतजार किया, भारत तो झुका नहीं। ट्रंप टैरिफ का डर दिखा रहे थे, लेकिन वो 50% टैरिफ लगा दें या 500%। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया बॉस कि भारत के हिस्से समझौता नहीं होगा तो नहीं होगा, 50 लगाओ 500 लगाओ, नहीं होगा तो नहीं होगा। ना रूस से दोस्ती टूटेगी, ना अमेरिका की शर्तों पे ट्रेड डील करेंगे। ऐसे दोस्ती होती है कि ये करोगे तो हम तुम्हारे दोस्त हैं, बस ऐसे दोस्ती नहीं होती। भारत के ऐसे तेवर देखकर ट्रंप झल्लाए घूम रहे, क्योंकि दुनिया में बाकी देश तो कह रहे हैं कि हां सर ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, अच्छा ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। अकेला भारत है, अकेले नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ट्रंप की अकड़ का भूत बनाकर छोड़ दिया। दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि ट्रंप बार बार पीएम मोदी को फोन करते रह गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें भाव ही नहीं दिया। जर्मनी के न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर आलगेमाइने साइटुंग ने एक रिपोर्ट छापी है, और उस रिपोर्ट में उसने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 4 बार फोन पर पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत ही नहीं की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ हफ्तों में ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पीएम मोदी ने फोन पर बात करने से इनकार कर दिया।
अखबार ने दावा किया कि मोदी की तरफ से लगातार बातचीत से इनकार करना उनकी गहरी नाराजगी और उनकी सोची समझी रणनीति दोनों को दर्शाता है। अखबार ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यूजुअल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर दूसरे देशों को परेशान किया, लेकिन पीएम मोदी इस प्रेशर में नहीं आए। जर्मन अखबार ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन दी, ट्रंप कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर, यानी ट्रंप कॉल करते रह गए मगर मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। अखबार ने यह भी बताया कि ट्रंप ने वियतनाम के साथ यही खेल किया था। ट्रेड डील तय होने के बाद वियतनाम के नेता को फोन किया और डील की शर्तें बदलवा डाली और बिना कुछ फाइनल हुए सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कर दिया। अखबार ने दावा किया कि पीएम मोदी ट्रंप के इस जाल में फंसना नहीं चाहते। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि कायदे से बात करोगे तो दोस्तों वाली बात होगी। मुनीर को लंच करा दूंगा, साथ में फोटो नहीं खिंचाओगे तो अलबला के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैंने सीज फायर कराया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये अलबलाए दोस्तों से भारत दोस्ती नहीं करता भाई। कायदे में रहो, तुम फायदा अपना देखना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसका एक तरीका है ना। दोस्त बोलते हो और फिर कहोगे कि तुमको नीचा दिखा के हम दोस्ती निभाएंगे, ये भारत में नहीं चलता। नरेंद्र भाई, ये भारतीय मीडिया नहीं बोल रही है, ये जर्मनी की मीडिया बोल रही है कि 4 बार ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने के बाद मोदी को फोन किया, मोदी ने कहा नहीं, बात ही नहीं करनी चाहता। यानी नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर है, ट्रंप को जो करना है वो करे, भारत को जो करना है भारत वही करेगा। अगर अमेरिका को भारत की जरूरत नहीं है तो भारत को भी अमेरिका के पीछे पीछे घूमने का कोई शौक नहीं। भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं। पुराना दोस्त रूस है और भारत की दोस्ती के लिए इस वक्त चीन बिछा पड़ा है। जापान के बाद पीएम मोदी चीन के दौरे पर जाएंगे। चीन में पीएम मोदी के स्वागत की गजब तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी 30 अगस्त और 1 सितंबर के बीच चीन में एससीओ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग को खास बनाने के लिए चीन जबरदस्त तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत 20 देशों के नेता चीन में होंगे। जब एससीओ के मंच पर भारत, रूस और चीन के नेता एकजुट होंगे तो इस शक्ति प्रदर्शन का सीधा मैसेज ट्रंप को जाएगा। इसलिए चीन इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। इस समिट को लेकर चीन के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शी जिनपिंग इस मौके को इस तरह पेश करेंगे कि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद चीन, ईरान, रूस और अब भारत पर भी इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। जैसे ब्रिक्स देशों की बैठक को देखकर ट्रंप परेशान होते हैं, ठीक वैसे ही एससीओ की मीटिंग में भी होगा। इस समिट को लेकर चीन का कहना है कि साल 2001 एससीओ की स्थापना के बाद से इस साल का समिट सबसे बड़ा होने वाला है। चीन को लग रहा है कि समिट से नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा और इसलिए वहां जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। चीन मोदी और पुतिन की ग्रैंड वेलकम की तैयारी में लगा है। उधर भारत चीन की नई दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही है। कई दिनों से चीन पर नरम पड़े ट्रंप ने अब चीन को बर्बाद करने की धमकी दे दी। इस आदमी को समझ ही में नहीं आ रहा भाई कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, मैं तुमको बर्बाद कर। ऐसे नहीं चलता है। सबको बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब चीन को धमकाते हुए कह दिया है कि वो चीन को बर्बाद कर सकते हैं। उनके पास ऐसे कार्ड्स हैं जिसे वो अगर चल दे तो चीन बर्बाद हो जाएगा। सुनिए एक बार भाई साहब को, फिर बताऊंगा ट्रंप चीन पर इतना भड़के हुए क्यों। We're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. ट्रंप का चेहरा, उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि उनके बातों का कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। कह रहे हैं कि हमारा चीन से अच्छा रिश्ता चल रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं कि चल दूं तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं वो कार्ड चलना नहीं चाहता। तो जिसका अच्छा रिश्ता चलेगा वो धमकी देगा। ये धमका ना रहे हो आप चीन को। चीन पर ट्रंप के गुस्से की वजह रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, जिस पर चीन का वर्चस्व है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट्स की सप्लाई नहीं की तो वो चीन पर 200% टैरिफ लगा देंगे। यह वही ट्रंप है जिन्होंने 12 अगस्त को ही चीन पर अतिरिक्त टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया था, लेकिन अब चीन को 200% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। वो भी तब जब पीएम मोदी चीन जाने वाले। भारत और चीन की दोस्ती बढ़ रही और यही वजह है कि ट्रंप की नई धमकी को चीन और भारत की दोस्ती से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यानी इस बात से आप यह समझ सकते हैं कि चीन के पास रेयर अर्थ रिसोर्स की वो ताकत है कि वो ट्रंप को भी परेशान कर सकता है, जबकि चीन ने भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई का भरोसा दे दिया है। यानी भारत और चीन दोनों बड़े देश अपने अपने तरीके से ट्रंप से निपट रहे हैं। ट्रंप सोच रहे थे कि जैसे दूसरे देशों को अकड़ दिखाकर झुका लेते हैं वैसे ही भारत के साथ कर लेंगे,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे देश तो ट्रंप को खुश करने में जुट जाते हैं, बड़ी बड़ी डील का ऑफर ट्रंप को देने लगते हैं। जैसे साउथ कोरिया ने ट्रंप को ऑफर दिया है कि वो 3 लाख करोड़ रुपए में अमेरिका की बोइंग कंपनी से 103 प्लेन खरीद लेगा। ट्रंप ने साउथ कोरिया पर भी प्रेशर डाला था कि अमेरिकी कंपनियों से साउथ कोरिया बिजनेस बढ़ाए। इसके बाद साउथ कोरिया दबाव में आ गया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, जिन्हें अभी आप देख रहे हैं ट्रंप के बगल में बैठे, वो अमेरिका गए, ट्रंप से मिले और साउथ कोरिया पर ट्रंप के 15% टैरिफ पर बात की। इसके बाद ट्रंप साउथ कोरिया पर नरम पड़ गए क्योंकि साउथ कोरिया ने कह दिया कि वो 103 प्लेन खरीद लेगा। इसी तरह से ट्रंप ने जापान के साथ ट्रेड डील में किया था और जापान से 100 बोइंग जेट खरीदने की डील करवा ली थी। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी बोइंग से 50 प्लेन खरीदने की डील की थी ताकि अमेरिका का टैरिफ कुछ कम किया जा सके। यानी ट्रंप का सिंपल तरीका है, पहले धमकाओ और उसके बाद जो है वो सामने वाले को धमका के डरा के अपने हिसाब से डील कर लो। उनको लगा ये सब पे मैं यही काम करूंगा, हो जाएगा। भारत पे हो नहीं रहा, मोदी पे हो नहीं रहा, तो अलबलाए हुए हैं। ट्रंप चाहते थे जैसा दूसरे देशों के साथ किया वो भारत के साथ कर लें, लेकिन ये हो नहीं रहा। अमेरिका में नेता अब मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि वो ट्रंप से बात कर लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका भारत जैसा पार्टनर गंवा बैठेगा। मतलब उनको समझ में आ रहा है कि इसको तो नहीं समझ में आने वाला। कम से कम नरेंद्र मोदी से अपील करें कि भाई हमसे दोस्ती मत तोड़ो, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि तगड़ा नुकसान अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका की दिग्गज नेता निक्की हेली ने कहा है कि भारत को रूसी तेल के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। निक्की हेली ने कहा कि भारत को व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। यह बात उन्होंने दोहराई कि चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की जरूरत है। यानी वो बार बार ट्रंप को भी याद दिला रही है कि भाई भारत को मत छोड़ो। लेकिन वैसे आप देखिए कि यह बात भी गजबी है। यूक्रेन युद्ध रोकना है तो भारत पर टैरिफ लगा दो, चीन को काउंटर करना है तो भारत को साथ ले लो। यानी हर बात में अमेरिका को भारत की जरूरत है, उसे मानता भी रहा है वो। रूस के तेल खरीदने पर अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा है, लेकिन आप देखिए कि खुद अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका और रूस के बीच एनर्जी डील को लेकर बातचीत हो रही है। इस बातचीत से यह उम्मीद भी बढ़ी है कि रूस अपने एलएनजी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका से उपकरण खरीद सकता है। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि अमेरिका रूस से न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर वेसल्स भी खरीद सकता है। दावा है कि इन डील पर तब बातचीत शुरू हुई जब ट्रंप ने इसी महीने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेजा था पुतिन से मिलने के लिए। यानी इधर अमेरिका खुद रूस से डील करने में लगा है और भारत से कह रहा है कि तुम व्यापार मत करो। भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ वाली जंग की कल से आधिकारिक शुरुआत हो रही है, तो इधर भारत भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी के पास भी विकल्पों की कमी नहीं है। जैसे पहला विकल्प, अगर अमेरिका अपने बाजार बंद करेगा तो भारत नए बाजारों की तलाश करने में जुटा हुआ है। दूसरा विकल्प, रूस ने भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार खोलने का ऑफर दिया है। भारत अपने प्रोडक्ट्स रूस के बाजार में बेच सकता है। ऐसा करके रूस के साथ जो ट्रेड इंबैलेंस है उसे भी ठीक किया जा सकता है। तीसरा विकल्प, अगर अमेरिका ऐसे ही अड़ा रहा तो भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वो भारत में बिकने वाले अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। साल 2019 में भारत ने ऐसा किया था। चौथा विकल्प, ट्रंप के टैरिफ वाले प्रभाव को कम करने के लिए भारत प्रभावित सेक्टर्स को सब्सिडी दे सकता है, आर्थिक मदद दे सकता है। नरेंद्र मोदी कल ही कह चुके हैं कि प्रेशर चाहे कितना आ जाए उस प्रेशर को हम सहन कर लेंगे। एक बार पीएम ने क्या कहा था वो सुनिए, फिर आपको कल से जो टैरिफ बढ़ेगा उसका इंपैक्ट बताऊंगा और आज नरेंद्र मोदी किसका हाथ पकड़कर चले कि ट्रंप का बीपी लो होगा वो भी दिखाऊंगा। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि 50% टैरिफ का भारत पर चुन्नू सा भी असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी टैरिफ के असर कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। आपको बताता हूं कि 50% टैरिफ का कहां कितना असर पड़ेगा। अमेरिका में भारत के जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें अगर आप देखिएगा कि क्या 50% टैरिफ का असर पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूं। और भारत ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है। 50% टैरिफ का असर कहां पड़ेगा वो देखिए। एक तो है टेक्सटाइल एंड अपैरल, इस पर असर पड़ेगा और इस पर हाई इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी तादाद में अमेरिका जाता है।
इसके अलावा है झींगा, श्रिम्प्स, उस पर असर पड़ेगा और यह भी हाई पड़ेगा क्योंकि झींगा भी बड़ी मात्रा में भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। ऑर्गेनिक केमिकल, इस पर कितना असर पड़ेगा? इस पर भी हाई पड़ेगा। ये सारे हाई वाला आपको बता रहा हूं। लेदर और फुटवेयर, लेदर एंड फुटवेयर, जो चप्पल वगैरह आप बना के भेजते हैं, उस पर भी हाई असर पड़ेगा क्योंकि ये भी भारत जो है वो सप्लाई करता है। डायमंड और जो गोल्ड ज्वेलरी है उस पर भी हाई असर पड़ेगा क्योंकि ये भी भारत बड़ी तादाद में वहां बेचता है। गाड़ियां और उसके पार्ट्स, इस पर मॉडरेट इंपैक्ट पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल पे लो इंपैक्ट पड़ेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी लो इंपैक्ट पड़ेगा। अब पीएम मोदी ऐसे देशों से डील करने की कोशिश में है जिससे अमेरिकी मार्केट से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान भी जाने वाले हैं। पीएम मोदी का जापान दौरा भी ट्रंप के टैरिफ वार की जो धार है उसको कम करने वाला होगा क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि भारत और जापान के बीच बड़ी डील होने वाली है। जापान अगले 10 सालों में भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने वाला है। दावा है कि पीएम मोदी के जापान दौरे के वक्त इसका ऐलान होगा। यह निवेश जापानी कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स के विस्तार में मदद करेगा। इतना ही नहीं, जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टैलेंटेड लोगों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय प्रोफेशनल्स की भर्तियों को भी दोगुना करेगा। दूसरे देशों के मार्केट में अपनी पैठ बनाने और अपने प्रोडक्ट को वहां ले जाकर बेचने पर काम शुरू हो गया। पीएम मोदी आज गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के प्लांट में पहुंचे और वहां उन्होंने मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाई। यह इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह से भारत में ही बनी है और इस प्लांट में बनने वाली मारुति की इलेक्ट्रिक गाड़ियां जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होंगी। एक्सपोर्ट कारों का पहला बैच यूरोपियन रीजन में जाएगा। यहां बनी गाड़ियां यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, हंगरी, आयरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इन तमाम जगहों पर एक्सपोर्ट होंगी। यानी एक तरफ ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत के एक्सपोर्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत के एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं और इस मैसेज को देने के लिए वो खुद वहां गए कि देखो ट्रंप, हमारी गाड़ी नहीं रुकने वाली, देखो गाड़ी निकल गई। इस मौके पर आज पीएम मोदी जब गुजरात में सुजुकी के प्लांट में पहुंचे तो वो सुजुकी के एमडी और सीईओ का हाथ पकड़कर चल रहे थे। देखिए, आपको याद होगा यूपी इलेक्शन के पहले योगी के कंधे पे हाथ रख के चले थे, बहुत बड़ा मैसेज था। यहां जो सुजुकी के सीईओ हैं, एमडी हैं, उनका हाथ देखिए कैसे दोस्त की तरह पकड़ के चल रहे हैं। यह भी मैसेज है ट्रंप को। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब विदेशों में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। सुनिए एक बार उनको। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। यानी एक बात समझिए, वो जो जर्मनी की मीडिया दावा कर रही है कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया मोदी से बात करने के लिए और मोदी ने बात नहीं की, अगर ये सही है तो नरेंद्र मोदी ने सोच समझ के ये सब किया है कि भाई अब ये तो बिगड़ेगा मामला, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, देखा जाएगा। और इसलिए वो जो है वो अग्रेशन के साथ भारत को आगे ले जाने में लग गए। गुजरात में मारुति का ये प्लांट उन लोगों को भी तगड़ा जवाब है जो पूछते हैं कि मेड इन इंडिया से हासिल क्या हुआ। आज पीएम मोदी ने कहा कि एक तरह से मारुति सुजुकी कंपनी मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। आपको मारुति के इस प्लांट के एरियल शॉट्स दिखाता हूं। इस प्लांट में बनने वाली हजारों गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं। देखिए, इतनी गाड़ियां वहां बन रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कारों का कोई मेला लगा हुआ हो। और ये सारी मेड इन इंडिया कार्स हैं। मारुति के इस प्लांट में सालाना 7.5 लाख गाड़ियां बनती हैं। इस मौके पर जापानी ऑटोमेकर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि वो अगले 5 से 6 साल में भारत में 70,000 करोड़ का निवेश भी करेंगे। वहीं मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि वो इस निवेश के जरिए कंपनी में 40 लाख गाड़ियां सालाना बनाने का टारगेट पूरा करेगी। यानी जहां पहले 7.5 लाख गाड़ियां साल में बनती थी,
अब प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाकर 40 लाख गाड़ियां सालाना बनाने का टारगेट है। सुजुकी ग्रुप भारत में 1 लाख करोड़ का निवेश कर चुका है और उससे 11 लाख डायरेक्ट जॉब भी क्रिएट हुई। यानी ट्रंप के टैरिफ से डरकर कंपनियां भारत में निवेश से कतरा नहीं रही, बल्कि वो भारत में अपने बिजनेस को और बढ़ा रही हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे की दूसरी हाईलाइट लिथियम आयन बैटरी का प्लांट है। पीएम मोदी ने आज इसका भी उद्घाटन कर दिया। इस प्लांट में हाइब्रिड कार के लिए बैटरी बनाई जाएगी। इस बैटरी का ज्यादातर हिस्सा भारत में ही बनेगा। पीएम मोदी लगातार इसी बात पे जोर दिए जा रहे हैं कि भारत किसी भी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। सेमीकंडक्टर चिप, फाइटर जेट, जेट इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एयर डिफेंस सिस्टम, पीएम मोदी सब कुछ 100% स्वदेशी चाहते हैं और इसी पर उनका जोर है। आज गुजरात दौरे पर उन्होंने इसका जिक्र किया कि भाई भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात बहुत जरूरी है। सुनिए एक बार पीएम ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि भारत जो इस मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है उसमें भारत की ताकत कैसे बढ़ती जा रही है। हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत टेक ऑफ कर रहा है। देश में इसके 6 प्लांट्स तैयार होने वाले हैं। भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। कुछ साल पहले तक भारत में बैटरी पूरी तरह इंपोर्ट होती थी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था भारत बैटरीज का भी निर्माण करे। इसी विजन को लेकर 2017 में हमने यहां TDSG बैटरी प्लांट की नींव रखी थी। पीएम मोदी देश को आर्थिक मोर्चे पर तो मजबूत बना ही रहे हैं, साथ के साथ सैन्य मोर्चे पर भी हर दिन भारत की ताकत में इजाफा कर रहे हैं। खाली पैसा रहेगा देश में, विकास होगा ऐसा नहीं ना चलेगा। देश को सुरक्षित भी तो रखना है। आज ही भारतीय नौसेना में नीलगिरी क्लास की 2 स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को अपने बेड़े में शामिल किया। ये दोनों फ्रिगेट 75% स्वदेशी हैं और इनका डिजाइन भी स्वदेशी है। दोनों फ्रिगेट्स को दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल ब्रह्मोस से लैस किया गया है। नौसेना में अब तक 14 गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट शामिल हो चुके हैं। हर वॉरशिप में 8 वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल लगे हुए हैं। ऐसा दावा है कि साल 2030 तक भारतीय नौसेना के पास कुल 20 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और 13 डिस्ट्रॉयर होंगे। इसका मतलब है कि भविष्य में भारतीय नौसेना एक साथ 300 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें दागने की क्षमता रखेगी। एक साथ 300 ब्रह्मोस। एक भारत मार देता है तो पाकिस्तान बाप बाप करता है। 300 ब्रह्मोस एक साथ मारने की ताकत। तो भारत की ताकत को मोदी लगातार बढ़ा रहे हैं, ट्रंप से भिड़े जा रहे हैं। लेकिन यहां पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है आपको नहीं देखिएगा, वो भी तो देखिए। आम आदमी पार्टी के किस बड़े नेता पर पड़ गया ईडी का छापा? क्या केजरीवाल को फिर जेल भेजने की तैयारी है? वोट चोरी पर राहुल गांधी अब ऐसा क्या बोल गए कि पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई? क्या पॉलिटिक्स देश में चल रही है वो भी आपको दिखाता हूं। संसद का मॉनसून सत्र भले ही खत्म हो गया है, लेकिन राजनीतिक हंगामे में कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक पूरा हंगामा मचा हुआ है भाई। पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगवा रहे हैं। अब तो राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका वाड्रा की भी एंट्री हो गई। इधर राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ रही है। जीतू पटवारी जो राहुल के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने महिलाओं पर ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इधर दिल्ली में केजरीवाल और उनके नेताओं की मुश्किल कम होने के बजाय बढ़ रही है। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज मेडिकल घोटाले के मामले में घिरते दिख रहे हैं। उनके यहां छापा पड़ गया है, ईडी ने छापा मार दिया आज। यानी देश में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। ये सारी खबरें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले जो पॉलिटिकल हंगामा आज हुआ है उसकी झलक देखिए।
सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है। कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी? वोट चोरी एक थेथरोलॉजी है, थेथरोलॉजी के सिवा कुछ नहीं है। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। आप देखिए कि इंडी गठबंधन के नेताओं की मुश्किल कैसे बढ़ रही है। केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी कर दी। ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर पर अलमारियों की तलाशी ली और कई दस्तावेजों को भी खंगाला। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। सौरभ भारद्वाज पर आरोप है कि दिल्ली में हजारों करोड़ के अस्पताल प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की गई। चिराग दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के घर में सुबह ईडी की टीम पहुंची, साथ ही सुरक्षा बल भी मौजूद था। कथित मेडिकल स्कैम को लेकर ईडी की टीम ने सौरभ भारद्वाज से पूछताछ भी की। ईडी ने दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, पीएम मोदी और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज को फर्जी मामले में फंसाने की साजिश बीजेपी कर रही है। पीएम मोदी की डिग्री से लोगों का ध्यान हटाने के लिए छापेमारी हो रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज ने जो घोटाला किया था उसकी पोल खुल गई। एक बार सुनिए इन लोगों को, फिर बताता हूं कि पूरा केस क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे, वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। यानी अभी छापा ही पड़ा है और बीजेपी ने यह घोषित कर दिया कि जांच एजेंसी ने माना है कि घोटाला हुआ है। अरे अभी तो छापा ही पड़ा है भाई। लेकिन जिस मामले में सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की उसके बारे में आपको बताता हूं। यह मामला साल 2018-19 के आसपास का है। साल 2018-19 में पास हुए 24 अस्पतालों के प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इन अस्पतालों से जुड़े प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 5,590 करोड़ रुपए थी। इसमें 11 नए ग्रीनफील्ड अस्पताल और 13 पुराने अस्पतालों का अपग्रेडेशन शामिल था। आरोप है कि इन अस्पतालों में काम न के बराबर हुआ, जिससे लागत कई गुना बढ़ गई। सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन हुआ। 1,125 करोड़ रुपए का आईसीयू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, जिसके तहत 6,800 बेड वाले 7 आईसीयू अस्पताल बनने थे। भारी भरकम खर्च के बावजूद यह प्रोजेक्ट आधा अधूरा है। ईडी के मुताबिक इन प्रोजेक्ट्स में समय से काम नहीं हुआ और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती गई। धन के दुरुपयोग के सबूत मिले। ठेकेदारों के साथ मिली भगत, बजट में हेर फेर के भी आरोप है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पूरा देश हमारी ईमानदारी के बारे में जानता है। सत्येंद्र जैन को इतने दिन जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कहा कि कोई सबूत नहीं है। इसी तरह से सौरभ भारद्वाज को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। एक बार संजय सिंह को सुनो। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। यानी आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई सौरभ भारद्वाज पाक साफ है, लेकिन संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि 3 साल जिस मामले में सत्येंद्र जैन को जेल में रखा उसमें सीबीआई ने कह दिया सबूत नहीं है। जबकि कल ही अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था
कि 3 साल जिस मामले में सत्येंद्र जैन जेल में रहे उसमें कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, उसमें चार्जशीट फाइल हुई है, मामला चल रहा है। हालांकि एक तरफ आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर फायर है, उधर बिहार में राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ वोट चोरी के आरोप लगाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। वोट चोरी को मुद्दा बनाने के लिए राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं कि उनके पूरे नैरेटिव की खुद ही धज्जियां उड़ जाती। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि वोट चोरी तो सालों से हो रही, पहले गुजरात में होती थी, फिर नेशनल लेवल पर शुरू हो गई। सुनिए एक बार राहुल गांधी को, फिर बताता हूं उन्होंने ये बोल के कैसे कांड किया। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। अब राहुल गांधी का यह कहना कि वोट चोरी सालों से हो रही है, नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे चीफ मिनिस्टर तब वहां शुरू हुआ और फिर 2014 में नेशनल लेवल पर आया। यह आरोप बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए घातक है, क्योंकि 2014 से पहले केंद्र में तो यूपीए की सरकार थी। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि तब वोट चोरी की जाती थी? गुजरात में वोट चोरी से बीजेपी अगर सरकार बनाती थी तो क्या चुनाव आयोग केंद्र सरकार की नहीं सुन रहा था? क्या यूपीए सरकार में चुनाव आयोग बीजेपी की सुनता था? और 2014 में वोट चोरी नेशनल लेवल पर आई, वो कह रहे हैं तो 2014 के जब चुनाव हुए उस वक्त तो यूपीए की सरकार थी। चुनाव आयोग में जो सीईसी होता था वो उस वक्त केंद्र सरकार चुनती थी। तो वो कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार में जो चुनाव आयोग था वो नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने में वोट चोरी करवाता था। पहले गुजरात में करवाता था, फिर 2014 में केंद्र में करवा दिया। भाई आप यही ना कह रहे हैं, और आप रोक नहीं पाए उस वोट चोरी को। यानी उन्होंने वोट चोरी के अपने ही नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी, ये बोलकर कि ये तो गुजरात के जमाने से चला रहा है और 2014 के पहले से चला रहा है। यानी वो खुद कहते हैं कि सरकार बीजेपी की भले हो, सिस्टम हमारा है, और जब सरकार भी कांग्रेस की थी, सिस्टम भी कांग्रेस का था, तब भी मोदी वोट चोरी कर लेते थे इनके साथ। ये कैसा लॉजिक है बॉस? राहुल गांधी कभी कहते हैं कि 6 साल के बच्चे उनके कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, कभी कहते हैं वोट चोरी 2014 के पहले से चली आ रही है, कभी चुनावी जीत के दावों को वोट चोरी से जोड़ देते हैं। आप देखिए कि राहुल गांधी ने अमित शाह के दावों पर सवाल उठाया। अमित शाह कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी 40-50 साल सत्ता में रहेगी? 40-50 साल तक सत्ता में रहने का बयान कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब बीजेपी वोट चोरी कर रही है, इसलिए कॉन्फिडेंट है कि 40-50 साल वो सरकार में रहेंगे। इस हिसाब से तो अगर कल को राहुल गांधी बिहार चुनाव में जीत का दावा करें तो वो भी वोट चोरी करके जीते हैं क्या? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने कह दिया कि 40-50 साल बीजेपी सत्ता में रहेगी आने वाले समय में भी, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है कि वोट चोरी करेंगे और जीतेंगे। भाई अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, सबने कहा था कि लोकसभा में 400 पार सीटें आएंगी, आई तो 240, तो इसका मतलब लोकसभा में वोट चोरी नहीं हुई। अमित शाह ने तो कहा था कि बंगाल भी जीतेंगे, नहीं जीते, तो इसका मतलब बंगाल में वोट चोरी नहीं होता है। ये क्या लॉजिक है भाई? इस तरह के आप बयान देते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं, इसी से अमित शाह को आधा कॉन्फिडेंस आ जाता होगा कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक तो जीतते ही रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी कैसी बातें कर रहे हैं। अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। भाई साहब, अब ये कल को कोई पिता ये कहे कि मेरा बेटा बड़ा होकर आईएएस बनेगा, तब तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि इसको कैसे बता।
कि बच्चा बड़ा होकर आईएएस बनेगा, इसका मतलब ये यूपीएससी का एग्जाम में चोरी कराता होगा, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस है कि इसको कि मेरा बेटा आईएएस बने। क्या बात कर रहे हैं भाई? इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेलने जाती कहती है हम जीतेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं, तो इसका मतलब मैच फिक्सिंग हो रही है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या मैं बोलूं? और अब तो राहुल गांधी की इस यात्रा में प्रियंका वाड्रा की भी एंट्री हो गई। राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा और बिहार के सुपौल में थी, यहां प्रियंका वाड्रा भी यात्रा में शामिल हुई। राहुल और प्रियंका ने खुली गाड़ी में रैली की। इस दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज रात दरभंगा में रुकेगी। खैर, यात्रा तो रुक रही है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो तो नहीं रुक रहे। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा निक्की ससुराल में जलाई गई या खुद आग लगाई उसने। सीसीटीवी, पड़ोसी और वो वीडियो जिसने पूरी कहानी पलट दी है क्या? दहेज या निक्की की मौत के पीछे कुछ और ही वजह? पुलिस की जांच में क्या खुलासा हो रहा है, अब इसका चैप्टर खोलता हूं। ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी मर्डर केस में नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अभी तक निक्की का परिवार आरोप लगा रहा था कि निक्की को उसके पति और ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर दहेज के लिए मार डाला, लेकिन अब इस केस में नया मोड़ आ गया। सवाल उठ रहे हैं कि निक्की को ससुराल में जलाया गया या निक्की ने खुद आग लगाई। आज हम आपको इस वीडियो से जुड़े इस खबर से जुड़े हुए, इस केस से जुड़े हुए 3 वीडियो दिखाएं, जिन्होंने पूरी कहानी पर सवाल खड़े किए हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ। पहला वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे का है, जिसमें निक्की का पति दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में क्या दिख रहा है, लोग क्या दावा कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि इस वीडियो को दिखाकर कि विपिन ने निक्की को नहीं मारा, आगे आपको बताऊंगा। दूसरा वीडियो निक्की के अंतिम संस्कार का है, जिसके आधार पर भी कहा जा रहा है कि निक्की को उसके ससुराल वालों ने जलाकर नहीं मारा, बल्कि निक्की ने खुद को आग लगा ली। इस वीडियो में क्या है, यह भी आपको बताऊंगा। सवाल उस वीडियो पर भी उठ रहे हैं जिसे निक्की की बहन कंचन ने तब रिकॉर्ड किया था जब निक्की जल रही थी। इस वीडियो में लोगों ने ऐसा क्या सुन लिया कि निक्की की बहन कंचन की नीयत पर ही सवाल उठा दिए, वो भी आपको बताऊंगा। सवाल यह भी है कि निक्की की मौत दहेज की वजह से हुई या उसके पति की अय्याशियों का जो आरोप लग रहा है उसने उसकी जान ले ली, क्योंकि निक्की का परिवार तो पहले से आरोप लगा रहा था कि विपिन का कई लड़कियों से अफेयर चल रहा था, और अब उसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। विपिन की एक लड़की के साथ तस्वीर भी वायरल हो रही है, एक लड़की के साथ उसकी इंस्टाग्राम चैट भी सामने आई है। इसके अलावा विपिन का एक वीडियो भी आया है जिसमें वो एक लड़की के साथ दिखाई दे रहा है। तो क्या विपिन ने अपने अफेयर की वजह से निक्की को जलाकर मार डाला, या निक्की ने अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से तंग आकर खुदकुशी कर ली? इसको लेकर पुलिस की जांच में क्या खुलासा हुआ है, यह भी आपको बताऊंगा कि आपको अस्पताल का वो मेमो क्या कह रहा है जिसने इस केस को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। लेकिन पहले जो हुआ है, जिस तरह से कहानी में अलग एक ट्विस्ट आया है, उसके बारे में देखिए। एक बार को हमार वो झूठ बोल देंगे, बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। ना बच्चे का कोई कृषि पे प्रोफेसर है, ना ही कुछ। किसी की वाइफ किसी लड़की के साथ देखेगी अपने हस्बैंड को तो क्या फील करेगी? तो आए दिन वही सब चीजें उसकी चल रही थी। वो किसी लड़की के साथ, लड़की की फैमिली वालों ने पकड़ा था। निक्की की मौत के केस में अब नए तथ्य और ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे पूरा मामला जो है वो नया मोड़ लेता दिख रहा है। निक्की की बहन ने एफआईआर में दावा किया है कि निक्की के पति विपिन ने शाम 5:30 बजे निक्की को आग के हवाले कर दिया, लेकिन अब विपिन के पड़ोसियों ने एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर किया है। यह वो फुटेज है। यह सीसीटीवी वीडियो 21 अगस्त का ही है, जिसमें 5:41 का समय ऊपर लिखा हुआ है, और विपिन इस वीडियो में अपने घर के बाहर दिख रहा है। वीडियो में विपिन का बेटा भी उसके साथ दिखता है। विपिन पानी के पाइप से गाड़ी धोने की तैयारी करता दिख रहा है। सीसीटीवी वीडियो में करीब 5:47 पर विपिन घर की तरफ दौड़ता दिखता है और चंद सेकंड के बाद चीखता हुआ बाहर आता दिखता है। चीख पुकार सुनकर एक शख्स विपिन के पास आता है और विपिन गाड़ी का दरवाजा अनलॉक करता है। यह भी इस वीडियो में दिखता है। सीसीटीवी फुटेज को सबूत की तरह दिखाकर विपिन के पड़ोसी दावा कर रहे हैं, देखिए कैसे वहां भीड़ लग गई। विपिन के पड़ोसी यही दावा कर रहे हैं कि घटना के वक्त तो विपिन घर के बाहर था, तो फिर विपिन ने निक्की को आग कैसे लगा दी? सीसीटीवी फुटेज दिखाकर लोग कह रहे हैं कि विपिन तो खुद अपनी कार से निक्की को अस्पताल लेकर गया था। सीसीटीवी फुटेज को दिखाकर विपिन के पड़ोसियों का दावा है कि निक्की जब जली तो विपिन सड़क पर बेटे के साथ खड़ा था और निक्की की सास दूध लेने गई। तो फिर विपिन और उसकी मां निक्की को आग के हवाले कैसे कर सकते हैं?
लेकिन निक्की की बहन कंचन का दावा है कि निक्की को विपिन और सास ने जलाकर मार डाला। कंचन ने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें निक्की जलती हुई दिखाई दे रही है और कंचन पूछ रही है कि बहन तूने ये क्या किया। अब इस वीडियो पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वीडियो में कंचन खुद निक्की से पूछ रही है कि बहन तूने ये क्या कर लिया, जल गई तू। लोग इसका ये मतलब निकाल रहे हैं कि निक्की ने इसका मतलब खुद को आग लगाई होगी, वरना उसकी बहन क्यों पूछ रही है कि ये तूने क्या कर लिया। इसी वीडियो के आखिर में एक शख्स की आवाज भी आती है जो कह रहा है कि हम तो गए काम सरे। दावा है कि ये निक्की के ससुर की आवाज है। लोग कह रहे हैं कि इस वीडियो में ना विपिन दिखाई दे रहा है और ना निक्की की सास नजर आ रही है। इसी आधार पर लोग विपिन का बचाव कर रहे हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी पूछ रहे हैं कि बहन जल रही थी और कंचन वीडियो बना रही थी। लोग निक्की की बहन कंचन के दावों पर सवाल उठाने लगे हैं। पूछ रहे हैं कि जब निक्की जल रही थी तो उसकी बहन कंचन अपनी बहन की मदद करने के बजाय वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रही थी। कंचन ने निक्की के साथ मारपीट का एक वीडियो भी शेयर किया था, वो भी सवालों के घेरे में। इस वीडियो में विपिन और निक्की की सास निक्की को पीटते दिख रहे हैं। कंचन ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें बताया गया है कि मारपीट का यह वीडियो अभी का नहीं 11 फरवरी का है, जबकि पहले इसी वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा था कि निक्की को पहले विपिन ने मारा पीटा और फिर आग लगा दी गई। लेकिन निक्की का परिवार और उसकी बहन कंचन का आरोप है कि ससुराल वालों ने निक्की को जलाकर मार डाला। निक्की की बहन कंचन ने पुलिस को बयान में दिया और कहा कि निक्की की सास, ससुर और पति विपिन ने मिलकर उसे आग के हवाले किया। निक्की को आग के हवाले करने के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। लेकिन निक्की के सास ससुर का कहना है कि निक्की को अस्पताल वो खुद लेकर गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि अगर हमने ही उसे जलाया होता तो उसे अस्पताल क्यों लेके जाते। और अब निक्की के अंतिम संस्कार का जो वीडियो सामने आया है उसने मामले को और पेचीदा बना दिया। यह वीडियो 22 अगस्त का है जब निक्की का अंतिम संस्कार ससुराल में हुआ था। अंतिम संस्कार में निक्की के परिवार वाले भी मौजूद थे। इस वीडियो में निक्की के ससुर और बेटे को अंतिम संस्कार करते देखा गया। मुखाग्नि खुद निक्की के ससुर ने दी, जबकि निक्की के परिवार और पुलिस ने सभी आरोपियों को फरार बताया था। यह विरोधाभास अब पूरे केस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि निक्की की जलकर मौत 21 अगस्त को हुई। 22 अगस्त को अंतिम संस्कार में ससुर ने मुखाग्नि दी, लेकिन निक्की के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर एफआईआर 23 अगस्त को करवाई। इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर निक्की के पिता क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। ये तो अपने बचाव के लिए कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी। मुझे उससे मतलब थोड़ी, अब तो मीडिया में स्पष्ट आ रहा है, बच्चा गवाही दे रहा है। उससे कोई जो माँ के लिए बच्चा गवाही दे रहा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार को हमारा वो झूठ बोल देंगे, बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। ना बच्चे का कोई कृषि पे प्रोफेसर है, ना ही कुछ। यानी सबके अपने अपने पक्ष हैं। ये वीडियो लोग पूछ रहे हैं, भाई जिस व्यक्ति ने आप कह रहे हो कि बेटी को जला दिया, वो मुखाग्नि कैसे दे रहा है? उसको तो अंतिम संस्कार में नहीं आने देना चाहिए था, वो मुखाग्नि दे रहा है ससुर। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई फिर सीसीटीवी फुटेज में कैसे विपिन दिख रहा है? यानी अभी पुलिस की जांच जब तक पूरी ना हो जाए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अब इस केस का एक और ऐसा खुलासा जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। निक्की के परिवार का दावा है कि निक्की को उसके पति ने थिनर डालकर जला दिया। लेकिन अब फोर्टिस अस्पताल के मेमो की जो कॉपी सामने आई है उसने भी पूरे केस का रुख मोड़ दिया। मेमो की कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि घर में सिलेंडर फटने की वजह से मरीज काफी बुरी तरह से जल गया। यानी मेमो के मुताबिक तो निक्की की मौत गैस सिलेंडर फटने से हुई, जबकि गैस सिलेंडर फटने की बात तो पुलिस भी नहीं कह रही। फोर्टिस अस्पताल के मेमो में देवेंद्र नाम के व्यक्ति के साइन है, जो विपिन के ताऊ का बेटा है। अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर निक्की को अस्पताल कंचन लेकर गई तो मेमो में विपिन के ताऊ के बेटे के साइन क्यों हैं? अगर कंचन निक्की को अस्पताल लेकर गई तो क्या उसी ने सिलेंडर ब्लास्ट की बात लिखवाई? निक्की को ससुराल पक्ष द्वारा जलाए दिए जाने की बात क्यों नहीं बताई? अब पुलिस इसकी भी पड़ताल करने में जुटी है और पुलिस कह रही है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर एक्शन होगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, कुछ सत्यता रहती है, कुछ चला दी जाती हैं। इस पे हम फोकस कम करते हैं। हम उन सभी बिंदुओं पे जांच करेंगे जो आ रही हैं सोशल मीडिया से भी, और जो तथ्य और साक्ष्य, जो साक्ष्य प्राप्त होंगे, जो फैक्चुअल तथ्य आएंगे, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस के पास इस घटना से पहले कोई कंप्लेंट किसी पक्ष ने परिवार की नहीं दी थी। निक्की के परिवार का एक दावा यह भी है कि निक्की का रील्स बनाने का शौक था। वो अपनी बहन कंचन के साथ रील बनाती थी और विपिन को यह सब पसंद नहीं था। वो रील्स बनाने पर निक्की को मारता पीटता था। अब इस दावे पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर निक्की और विपिन की रील्स शेयर कर रहे हैं।
ऐसी ही रील आप देख रहे हैं जिसमें कार में निक्की के साथ विपिन भी दिखाई देगा। दिखाइए जरा वो वाला रील दिखाइए। और पीछे की सीट पर कंचन बैठी है, वैसा भी एक रील है। रील शेयर करके लोग लिख रहे हैं कि विपिन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर विपिन को निक्की के रील्स बनाने से दिक्कत होती तो वो खुद उसके साथ रील क्यों बनाता। ये वो रील है। कंचन, निक्की की बहन कंचन की भी एक रील वायरल हो रही है जिसमें कंचन अपने पति के साथ वीडियो बना रही है। वीडियो में पीछे निक्की भी नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि रील देखकर कोई नहीं कह सकता कि निक्की या कंचन के रील्स बनाने के शौक से ससुराल वालों को कोई दिक्कत है। हालांकि रील, सोशल मीडिया पोस्ट देखकर आप सच्चाई नहीं बता सकते, वहां हर कोई खुशी नजर आता है, तो इसका मतलब कोई तनाव नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। सवाल उठ रहे हैं कि क्या निक्की को वाकई उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला या निक्की ने खुद परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस निक्की के पति विपिन से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक विपिन ने निक्की से झगड़े की बात कबूल कर ली, लेकिन उसने निक्की को जलाकर मारने की बात से इनकार किया है। 21 अगस्त को आखिर क्या हुआ था, इसको लेकर पुलिस सूत्रों ने बताया कि विपिन निक्की के बिना कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहा था। निक्की को यह बात पता चली तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। निक्की को शक था कि उसका पति विपिन दूसरी महिला के साथ छुट्टी मनाने जा रहा है। इसी बात को लेकर 21 अगस्त के दिन दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसी दौरान विपिन ने निक्की को कई बार थप्पड़ भी मारा था। इसी के बाद वो वीडियो सामने आए थे जिसमें एक में निक्की जलती हुई सीढ़ियों से गिरती दिखाई दे रही है और दूसरे वीडियो में कंचन निक्की से पूछ रही है कि तूने क्या कर लिया बहन। और इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ये कहना बहुत मुश्किल है कि वाकई उस दिन हुआ क्या। हाँ, इतना जरूर है कि विपिन कोई दूध का धुला नहीं है। उसके कैरेक्टर पर सवाल उठते रहे हैं। वो निक्की को पीटता था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। निक्की परेशान थी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ, इसकी जांच अभी पूरी होनी बाकी है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाऊंगा इस मॉनसून सीजन की सबसे भयंकर तबाही की वो शॉकिंग तस्वीरें जो अब तक आपने नहीं देखी। बारिश की तबाही का तांडव, माता वैष्णो देवी के दरबार से क्या खबर आ गई, फिर बादल फटा, नदी नालों का रौद्र रूप, सब बहाकर ले जाती भयंकर बारिश की फुल रिपोर्ट लेकर आया हूं। अगस्त का आखिरी हफ्ता चल रहा है लेकिन मॉनसून की रफ्तार थमी नहीं रही। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का ब्रेक फेल हो गया है। पहाड़ों पर तो सबसे ज्यादा मुश्किल आ रखी है। उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बैक टू बैक बादल फट रहे हैं। जहां देखो वहीं आसमान गिरने की तस्वीरें आ रही। पहाड़ों से रोज चीख पुकार का शोर सुनाई दे रहा है। कहीं पुल बहे जा रहे हैं तो कहीं गाड़ियां बहती हुई दिखाई दे रही। नदियां और पहाड़ी नालों में ऐसा उफान है कि अपने साथ सब कुछ बहाए ले जा रही। पहाड़ी इलाकों में एक तरफ जहां बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही तो वहीं लैंडस्लाइड वाली आफत मौत बनकर बरस रही। जगह जगह सड़कें बंद हैं। जो लोग सड़कों पर फंसे हैं उनकी भी जान आफत में। वहीं मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं और फुल स्पीड में बह रही हैं। ओवरफ्लो हो रही नदियों की ऐसी रफ्तार है जैसे पानी में करंट दौड़ रहा हो। आप तस्वीर देखिए बॉस, शहर शहर पानी में डूबे हुए हैं। लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो रखा है और जो लोग घरों से निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीर, बाप रे बाप, हर आदमी परेशान, क्या ही ना हो जाए। पहाड़ टू मैदान, मानसूनी आफत की हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें, एक एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। उत्तराखंड के धराली के बाद आज बादल फाड़ तबाही की एक और तस्वीर आई। इस बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फट गया, जिसके बाद पहाड़ से सैलाब के साथ बड़े बड़े बोल्डर गिरते देख रहे हैं आप, ये बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का दौर जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। तस्वीरें जम्मू में तवी ब्रिज की हैं, जहां पुल खत्म होते ही जो सड़क बनी थी वो नदी में आए उफान के साथ बह गई, जिसके बाद कई गाड़ियां उस गड्ढे में समा गई। देख रहे हैं आप, कितनी गाड़ियां एक के बाद एक उसमें गिरती चली गई। दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों को रोकने के लिए पुलिस वाले सीटी बजाकर अलर्ट करते हुए दिखाई दिए। कई लोग इस हादसे में जख्मी हुए, कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। भाई उनको नहीं पता था आगे पुल टूटा हुआ है, वो तो अपनी रफ्तार से आ रही है, दाड़ 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 गिरती चली गई। पुल के पास बनी सड़क का यह हाल इसलिए हुआ क्योंकि ऊपरी इलाकों में भयंकर बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद तवी नदी उफान पर है। आज सबसे दर्दनाक खबर आई जम्मू कश्मीर के कटरा से, जहां वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड हो गया। बताया जा रहा है कि यह लैंडस्लाइड अर्धकुमारी में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई जबकि 14 लोग घायल हुए। हादसे के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया। लैंडस्लाइड हादसे के तुरंत बाद सेना के जवानों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया था और मलबे से कई लोगों को भी निकाला। हालांकि जोरदार बारिश की वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कटरा में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है, हालांकि इस बीच यात्रा नहीं रोकी गई। बारिश में भी लोग किस तरह से माता के दर्शन के लिए जा रहे थे, आप देखिए, एकदम ऐसा लग रहा है झरना गिर रहा है
और लोग साइड से किसी तरह से बच के जा रहे हैं। आज हादसा हो गया। अरुणाचल प्रदेश से आया 20 सेकंड का वीडियो तो और खौफनाक है, जरा वो देखिए। दिरांग इलाके में रास्ते पर गाड़ियां चल रही, उसी दौरान लैंडस्लाइड हो गई, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। देख रहे हैं, गाड़ी बैक करके भागा बिना के, बाप रे बाप। तुरंत कुछ गाड़ियां आगे बढ़ी, कुछ गाड़ियों ने बैक गियर लगाया, लेकिन पत्थर तो बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से नीचे आ रहे हैं। कोई समझ पाता उससे पहले कुछ गाड़ियां और उसमें बैठे लोग उसकी चपेट में भी आ गए। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और लगभग सभी गाड़ियां सुरक्षित निकल गईं। अब जरा ओडिशा का दिल दहला देने वाला वीडियो देखिए। ट्रक ड्राइवर ने उफनती नदी पार करने की लापरवाही की तो उसकी जान आफत में आ गई। चंद सेकंड में पूरा का पूरा ट्रक कागज की नाव की तरह सैलाब में बह गया। नदी की गहराई इतनी थी कि ट्रक उसमें पलटने के बाद समा ही गया। ट्रक के हेल्पर को तो लोगों ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन ड्राइवर लापता है। ड्राइवर को ढूंढने के लिए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कहीं लापरवाही भारी पड़ रही है तो कहीं सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भयंकर बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है। तस्वीरें नेशनल हाईवे की हैं, जहां एक पिकअप गाड़ी सड़क पर खड़ी थी और देखते ही देखते सैलाब के साथ बह गई। इसी जगह पर दो और गाड़ियां भी इसी तरह से बही, क्योंकि ये सड़क दोनों तरफ से बंद हो गई है, जिसके बाद लोग अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं। मनाली में ही एक बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिसके बाद उसके किनारे बने मकानों का हाल देखिए। ये मकान कभी भी सैलाब के साथ बह सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने यहाँ के सभी मकानों को खाली करा लिया है। सबसे बुरा हाल तो ब्यास नदी के किनारे बसे लोगों का है। देखिए ये रेस्टोरेंट, अब इसकी सिर्फ आगे की दीवार खड़ी है, पीछे का पूरा हिस्सा गायब हो गया। पीछे बना पूरा रेस्टोरेंट बाढ़ में बह गया। शेर पंजाब, आगे से तो पूरा शेर की तरह खड़ा है, यानी आगे से शेर, पीछे से ढेर। लगातार बारिश के बाद यह हाल है कि ब्यास नदी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बह रही, जिसके बाद कई जगहों पर पूरी की पूरी सड़क बह गई। ये देखिए, नदी में ऐसा उफान है कि देखकर डर लग जाए। इसके बाद एहतियातन पूरे प्रशासन ने हाईवे को बंद कर दिया। कुल्लू और मनाली में हर जगह पानी ही पानी है, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। अभी भी बारिश का दौर रुक नहीं रहा। ऐसे में लग रहा है कि 2023 से भी बड़ी तबाही ना आ जाए। और लगातार आप तस्वीरें देखिए बॉस, कितनी भयावह तस्वीरें। इसके पहले वाली तस्वीर दिखाइए, किस तरह से नदी का जो रौद्र, ये देखिए जरा, इसको फुल फ्रेम सुनाइए, आवाज सुनाइए। तो यहां तो बारिश ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन हर बारिश इतनी भयावह नहीं होती।